लोकतंत्र के महापर्व का ये 5वां चरण 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान आपको बता दें कई सारे दिग्गजों की साख आज दांव पर है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी या चिराग पासवान। तो कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर है। उनका भविष्य का फैसला जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं नतीजों के लिए 4 जून तक का इंतजार और फिर पता चलेगा कि आखिर देश में किसकी सरकार। तो आपको बता दें कि लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, तो बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, झारखंड की 3 और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा चुनाव एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। आज बारी 5वें चरण की है। जालौन से इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें, परासन अल्मोरी डेरा में चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। सड़क न होने से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों को समझाने बुझाने में मजिस्ट्रेट जुटे हुए हैं और जालौन के कालपी विधानसभा का ये पूरा मामला है। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीते चरण में भी हमने देखा था कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। वहीं आज क्योंकि 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है, ऐसे में जालौन से एक खबर है जहां परासन अल्मोरी डेरा में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय किया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, सड़क ना होने से ग्रामीण नाराज है। उनका कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों को समझाने में इस दौरान मजिस्ट्रेट जुटे हुए हैं और जालौन के कालपी विधानसभा का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ग्रामीण इकट्ठा हो रखे हैं और निर्णय कर लिया है कि वोट नहीं देंगे। पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार ग्रामीण यहां पर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु पांडे संवाददाता हमारे साथ जालौन से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, क्योंकि 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है, वहीं जालौन से निराशाजनक खबर जहां ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। लंबे समय से सड़क न होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है, जहां आज काफी ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। विष्णु, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें, जहां जालौन में परासन अल्मोरी डेरा में चुनाव बहिष्कार का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सड़क ना होने से और विकास ना होने से ग्रामीण जो है नाराज है। ग्रामीणों को समझाने में इस दौरान मजिस्ट्रेट जुटे हुए हैं और जालौन के कालपी विधानसभा का ये पूरा मामला है। हालांकि इससे पहले भी हमने कई सारे ऐसे मामले देखे जहां विकास ना होने की वजह से ग्रामीणों ने वोट या चुनाव बहिष्कार किया। प्रशासन की लापरवाही के चलते एक्शन नहीं लिया गया। वहीं जालौन से भी ऐसी खबर जहां ग्रामीणों ने विकास ना होने से नाराज होकर वोट का बहिष्कार किया है, चुनाव का बहिष्कार किया है। वहीं मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है, ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर एक्शन में प्रशासन तब क्यों आता है जब ग्रामीण फैसला कर लेते हैं, क्षेत्र के लोग फैसला कर लेते हैं। आखिर क्यों पहले ग्रामीणों की जो मांग थी वो पूरी नहीं की गई, सवाल बरकरार है। तो ग्रामीणों ने यहां चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया और यही वजह है कि अब की बार मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिली। उतना चुनाव को लेकर जोश देखने को नहीं मिल रहा है। आपको जल्दी से बता दें कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण निपट चुका है, समाप्त हो चुका है। आज बारी 5वें चरण की है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंचता जा रहा है, समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है।
इसी दौरान आपको बता दें देश भर में चुनाव प्रतिशत पहले चरण में जो रहा वो था 66%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65%, और आज पांचवें चरण के लिए मतदान, चौथे चरण में 69% मतदान हुआ था। कहीं ना कहीं सबसे बेहतर जो अभी तक मतदान प्रतिशत रहा है वो चौथे चरण का रहा है और सबसे ज्यादा। विष्णु पांडे एक बार फिर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह से जालौन से खबर आ रही है, क्योंकि आज पांचवें चरण का मतदान है, वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, लेकिन निराशाजनक दुखद खबर जालौन से, जहां ग्रामीणों ने विकास ना होने से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए रिया जी, हम आपको बता दें, जैसा कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा पहले से ही सूचना दी जा रही थी कि अगर रोड नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, तो इसको लेकर आज तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन के आला अधिकारियों को लगी तो तत्काल भारी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा है और ग्रामीणों को अभी तक समझाने बुझाने में जुटा हुआ है। कैसे भी करके प्रशासन का ये दावा है कि चुनाव वहां शुरू कराया जाए, लेकिन ग्रामीण एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। जी, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर मौजूद है, ग्रामीणों से बातचीत करने की, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, क्या माना जाए, अभी की स्थिति क्या है? कि ग्रामीण मान रहे हैं या अपनी बात पर अडिग है? अभी तक की स्थिति यह है कि प्रशासन मौके पे मौजूद है और ग्रामीणों को लगातार ये समझाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव डालिए, वोट डालिए, और जिससे जो डिसीजन होगा वो आपका आगे आया और जो आपकी समस्या है उनको जल्द से जल्द उसका निदान किया जाएगा। लेकिन अभी तक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में मतभेद चल रहा है और दोनों की लगातार वार्ता लगातार जारी है, जिससे प्रशासन का भी ये कहना है ग्रामीणों से लगातार कि आप लोग जो वोट डालिए और अपने वोट का प्रयोग करिए और जैसा भी होगा आगे आप लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। जी लेकिन विष्णु, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिस तरह से इससे पहले भी हमने कई सारे जब चरण हुए, पहला चरण हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हमने देखा कई सारे जगहों से, कई सारे क्षेत्रों से ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे जहां ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया, चुनाव का बहिष्कार किया, ये कहकर कि विकास नहीं हुआ है क्षेत्र में, अपनी नाराजगी जताई। जालौन से भी क्योंकि ऐसा मामला सामने आया है, तो आखिर वजह क्या माने? जब ग्रामीण चेतावनी दे रहे थे प्रशासन को और कह रहे थे, गुहार लगा रहे थे चीख चीख कर कि विकास हो उनके क्षेत्र में, तब एक्शन प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। आज जब ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है तो आज मौके पर जाकर क्या फायदा? आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए रिया जी, कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। जब ग्रामीण लगातार चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है कि चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार किया, जिसको लेकर। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप देखिए भैया, इस बार तो कैसरगंज की जनता उनको डबल वोटों से जिता रही है। अब जीतने के बाद वो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनके सामने आएगा। आपने ये भी कहा हुई है जो राम वो मेरे बारे में मुझे क्या करना है? देखिए, जिंदगी रेल की पटरी की तरह नहीं चलती है। जिंदगी नदी की धारा की तरह है और नदी की धारा अपना रास्ता बदलती रहती है। इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। अब हमारे बारे में ईश्वर ने जो सोच रखा होगा वही करेंगे। आपने कहा बाई फॉल इस बार देंगे कर्णभूषण सिंह, तो क्या वो दाव आपने सिखाया है उनको बचपन से? कैसरगंज की जनता बाई फॉल मारेगी। निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। वो हमारी सरकार ने लिए हुए है, मोदी जी सरकार ने 10 साल में लिए, इसलिए वोट पूरी तरह महायुति को, महाराष्ट्र की जनता कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें यही होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन, इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है,
अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए, ये सबसे जरूरी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट अवश्य दें और अधिक से अधिक संख्या में वोट देके अपने जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन करें। ये गोपनीय मतदान है और सभी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोकतंत्र की पूजा करके आए हैं। संविधान ने जो मत का अधिकार दिया उसका मैंने उपयोग किया है और अपना मत डाला है। आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर मतदान करें। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये चुनाव भी अपने एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न होना था। 4 चरणों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। आज बारी 5वें चरण की है और अब इसी के साथ धीरे धीरे चुनाव एंडिंग की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के बीच भी हलचल तेज है। जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर अडिग है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब की बार परिवर्तन की लहर है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय मैं करा देती हूं। तो तैयारियां पूरी है, तमाम राजनीतिक दलों के बीच भी हलचल है। पूरी तरह से चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। तमाम राजनीतिक दल भी इस दौरान अलग अलग मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर से 400 पार की बात कर रही है और लगातार अपने नारे पर अडिग है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में अब की बार परिवर्तन की लहर है और देश जो है बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर वोट देना चाहता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से नेता एलएन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पिंटू तोमर जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, समय निकाला आप तीनों ने। सबसे पहले मैं एलएन तिवारी जी आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि लगभग धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ चुनाव जो है अपनी एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 चरणों के लिए मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है, आज बारी 5वें चरण की है। क्या लगता है सर, क्या लग रहा है कांग्रेस को और किस तरह से देश की जो फिजा है वो क्या कुछ बता रही है? देखिए मैडम, जिस ट्रेंड पर बीजेपी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के और नीचे के लोग बोलते हैं, यदि उस बात पर आप गौर करेंगे तो हमको लगता है कि इनको 600-700 सीट आएगा। कितना सीट आएगा? 543 से 500। सुनिए मुझे कहने दीजिए। जितना सीट देश में है वो तो मिलेगा ही। कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश से आ जाए, कुछ पाकिस्तान से मिल जाए, क्योंकि हम लोगों को इनके अनुसार एक तो सीट नहीं मिल रहा है। तो हम बार बार कहते हैं कि ये परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। हम चोर कहें सत्ताधारी को, सत्ताधारी विपक्ष को चोर कहे, मैं कहता हूं कि शुद्ध राजनीति हो। राजनीति में गिरावट जो लगातार जारी है सभी दलों में। अच्छा चलिए ठीक है, सीट का ठीक है सर, सीट का तो पता चलेगा ही 4 जून को जब नतीजे आएंगे, देश के सामने सब कुछ होगा। सुनिए, मुझे कहने दीजिए, आप ही मत कहिए। ठीक है सर, आप पूरी करिए अपनी बात। आप सुनिए मैडम, ऐसे करिएगा तो हम चैनल पर नहीं आएंगे। मैं तो आपको दे रही हूँ ना मौका बोलने का। आधा मिनट भी नहीं बोल सकते। नहीं, आप पूरी करिए तिवारी जी, अपनी बात पूरी करिए। आपको डिस्टर्ब कर, आप तो पहले से ही गुस्से में बैठे हैं, मुझे लग रहा है। डिबेट शुरू भी नहीं हुई, किसी और ने अपना पक्ष भी नहीं रखा, आपको सबसे पहले बोलने का मौका दिया और आप शुरुआत ही आपने इतने एग्रेसिव वे में कर दी। रिप्ले कीजिए कि कितना देर आप बोल रही हैं, उसको पूरा झारखंड के लोग देखें। ऐसे नहीं करिए। ठीक है, आप पूरी करिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड में नहीं, आपको पूछेगा कि ये देश की बात क्यों कर रहे हैं, झारखंड का डिबेट है, आधा सेकंड लगता है, 1 सेकंड। ये पूरे देश में परिवर्तन की बयार बह गई है।
हर सीटों पर नेक टू नेक फाइट हो रहा है। रिजल्ट 4 जून को आएगा। जहां 5 और 95 का रेशियो होता है मैडम, वहां रिजल्ट दिखाई पड़ने लगता है, लोग बोलने लगते हैं। मीडिया भी और जो सर्वेयर है वो भी इस बार घंटे में है, क्योंकि 5-95 का अंतर नहीं है, 55-45 है, कहीं कहीं 49-51 का है। ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन जीतेगा। जो सच्ची बात है, जो दिख रही है, सो मैं बोल रहा हूँ। ये कहने के लिए भी मैं भी कह सकता हूँ, यानी आप कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है पूरी तरह से। सब सीट हम ही जीत रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के का बिहार बह गया है। 3 सीटों पर आज चुनाव होने हैं, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जी। तीनों पर जबरदस्त फाइट है। ये कहने के लिए मैंने पहले कहा आपको कि मैं भी कह सकता हूं कि तीनों सीट पर हम जीत रहे हैं। कह देने से नहीं होगा जी। तीनों सीट पर फाइट है। 4 सीट इसके पहले हुआ है, चारों सीट पर फाइट है। इसलिए रिजल्ट जो आएगा इस बार चौंकाने वाला आएगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अब की बार बाया हाथ से ऐसे करके कहा जाता है 405, ये रिजल्ट आपको मैडम दिखेगा। आप बहुत देर नहीं है, रोज एक कर रहा है। आज ये 5वां चरण है, 2 चरण बाकी है, इंतजार करिए। परिवर्तन की आंधी बह रही है पूरे देश में। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ तिवारी जी। हाँ, जवाब ले लेती हूँ। अमित जी क्या कहिएगा? तिवारी जी कह रहे हैं पूरे देश में परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन चाह रही है जनता, और ये जो 400 पार का आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा लगाया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो हर वोट जो पड़ रहा है क्या कमल पर पड़ रहा है? सवाल ये भी कि मतलब सारे मतदाता आपके ही हैं। कांग्रेस को कहां देखते हैं कंपटीशन पर? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी अमित जी। जी रिया जी, देखिए आज के चुनाव में 5वें चरण में 49 सीट पे पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। आज के चुनाव के बाद 543 में से 428 सीट पे चुनाव हो जाएंगे और उसका 2 चरण का चुनाव रह जाता है। पूरे देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 5 चरण में लगभग 350 सभाएं की है पूरे देश में घूमकर, और पूरे देश में एक परिवर्तन की जो लहर चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, वो निश्चित तौर पे परिवर्तन की लहर चल रही है। कांग्रेस के लिए बहुत ही सोचने और विचार करने की बात है। कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने की बात कर रही है, जो खुद 274 सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सरकार बनाने की बात कर रही है। कांग्रेस का एक अलायंस है रिया जी, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, वो 0 पर है आज के तारीख में, और वो सरकार बनाने की बात कर रहा है। बिहार में वो चुनाव लड़ रहे हैं मिलजुल कर, और बिहार में आज 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, और हम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार ही नहीं, झारखंड ही, पूरे देश में जिस तरीके से नवनिर्माण में, भारत के नवनिर्माण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे 400 पार का नारा जो है, ये 400 पार का नारा ये हमारा नहीं है। 400 पार का नारा ये भारत के 140 करोड़ जनता का नारा है। क्या बात है? 140 करोड़ जनता में 97 करोड़ मतदाता हमारे देश के हैं, युवा बुजुर्ग सारे मतदाता हैं। जिस तरीके से देश में विकास की लहर बढ़ रही है और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि 400 पार का नारा जो है ये 400 पार ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कांग्रेस की सोचने और विचार करने का, हमें नहीं कह रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये कांग्रेस खुद करवाने को तैयार है। तो देश की जनता भी ये चाह रही है कि इस बार कांग्रेस मुक्त भारत होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार का गठन होगा। ठीक है, तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? तिवारी जी रखिए अपनी बात। देखिए मैडम, कितना जुमला ये लोग बोलते हैं। लेकिन तिवारी जी एक सवाल मेरा भी, अभी तक जितने भी चुनाव लोकसभा के हुए हैं, सबसे कम सीटों पर पहली बार 2024 में कांग्रेस लड़ रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। अब आप जवाब दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये कितना जुमला बोलते हैं, सबसे कम सीट पर लड़ रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मसला है। हम जब मित्र दलों को सीट शेयर किए, ये क्यों दिए हैं झारखंड में, गिरिडीह सीट ये क्यों दिए हैं? गिरिडीह पर इनका पार्टी का नेता लड़ रहा है क्या? इनके लिए छूट है। तिवारी जी नाराज कुछ कम दिए हैं, कुछ ज्यादा दिए तो दोनों तरफ से है। हम ये पूछ रहे हैं
कि इनका जुमला पर थोड़ा गौर करिए। इन्होंने कहा कि 140 करोड़, इनका नारा नहीं है अब की बार 400 पार। यह नारा किनका है? 140 करोड़ के जनता का है, जिसमें हम भी आते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी भी आते हैं। तो सब मिलकर नारा इनके साथ दिए हैं, ऐसे अब की बार 400 पार। अरे थोड़ा बोलने में रहम बरतिए, बोल रहे हैं विचार कर लीजिए क्या बोल रहे हैं। ये कहना चाहिए कि हमको भाजपा के लोग नारा दिए हैं, जुमला बोलना है। तो हम भी कह रहे हैं कि अब की बार तिवारी जी, जब 250 से कम सीटों पर या 250 के करीब सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कैसे करिएगा, कैसे सरकार बनाइएगा? क्या बाकी सीट हम छोड़ दिए हैं कि हमारे मित्र दल लड़ रहे हैं? ये जब वाजपेयी जी पहली बार सरकार बनाए थे तो कैसे बनाए? तिवारी जी उम्मीदवार तक के टोटे पड़े हुए हैं। आपको झारखंड देखिए हमसे पूछ रहे हैं तो हमारी लीजिए, हम भी इनके बीच में दखल नहीं देते। राजधानी के सीट और अब एक बाहर से युवती को ले आते हैं, इनको रोकिए, बीच में नहीं बोले। ठीक है तिवारी जी, मैडम इनको रोकिए। बात तक नहीं है तो आप पूरे देश ठीक है अमित जी, पूरी कर लेने दीजिए तिवारी जी को बात। नहीं बोलेगा, पर हम बोले कि वो बोले, पहले आप डिसाइड कीजिए। नहीं आप ही बोलिए, मैं आपका जवाब दूंगा। बोलिए तिवारी जी, आप शांत रहिए अभी जी, बोलिए। हम ये कह रहे हैं मैडम कि 140 करोड़ का नारा है, अब की बार 400 पार। ये कहा इन्होंने जी, ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने भी एक जनसभा में कहा था कि अब की बार 400 पार मैं नहीं, जनता कह रही है, देश की जनता का नारा है, जनता ने नारा दिया है। उन्होंने तो जनता कहा था ना, ये 4 हाथ आगे निकले, ये कह रहे 140 करोड़ का नारा है, जिसमें हम भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं। हम लोग सब नारा दिए हैं अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी जी 400 पार। तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बीजेपी का नारा होगा, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा होगा, हमारा नारा अलग है। हम आपकी बात 400 पार के नारा में शामिल नहीं है। हम ये आपको कह रहे हैं दावे के साथ, आप देखिएगा कि हम जितना कम सीटों पर लड़ रहे हैं, मैं अपने कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, तब मैं अपने समर्थित दलों की बात करूंगा। इस सुन के तब आप मेरा टाइम काटिएगा। हम जितना सीट लड़ रहे हैं, जितने सीट पर हम थे, उसमें व्यापक परिवर्तन होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 275 पर हम लड़ रहे हैं। अच्छा, अब 500 तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी, 2019 में कितनी सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस? देखिए सुनिए, हम कितने सीट पर लड़े थे, कितना आए थे, मैंने कहा। मैं बता देती हूँ आपको, 421 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। और कितनी सीटें कांग्रेस जीती थी? सुनिए ना, अभी कौन लड़ रहे हैं ना। ठीक है ठीक है तिवारी जी, आएंगे आपके पास। एक बार पिंटू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिंटू जी के पास चलेंगे। पिंटू जी चलिए, बोलिए, उनसे ले लीजिए जी। पिंटू जी, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, चुनाव अब अपनी एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, आज 5वें चरण के लिए भी वोटिंग चल रही है। पहले चरण में 67% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 66, थर्ड अगर तीसरे चरण की बात करूं 65, और चौथा चरण जो था 69। किस तरह से जो ये चुनावी एक तरह से देखा जाए मतदान प्रतिशत जो है, क्या दर्शाता है, क्या बता रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? देखिए, इसको अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो जो चौथे चरण का मतदान था वो 2019 के मुकाबले थोड़ा बेहतर था, ज्यादा हुआ था और पार्टियों में कम हुआ था। जो फ्लोटिंग मतदान है, जो ज्यादा फर्क नहीं डाल रहा है, 4 से 7 फीसदी का अलग अलग जगह पे जो फर्क है, उससे कोई ऐसा ट्रेंड शो नहीं करता 1992 से लेके अब तक 2024 तक की सरकार को कोई परेशानी हो या विपक्ष आ रहा हो। जब भी ज्यादा वोटिंग होती है, बम्पर वोटिंग होती है, उस टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इसको हम 2014 में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ था, उस दौरान भी ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी ऐसा हुआ था। और फिलहाल जो मतदान प्रतिशत आया था वो 9 बजे तक का आया था। जल्दी ही 11 बजे तक का भी मतदान प्रतिशत आ जाएगा। सुबह के समय में अक्सर कई बूथों पे ईवीएम खराब होती है, उससे भी मतदान में थोड़ी दिक्कत आती है। और जो मतदान प्रतिशत आता है वो पूरा नहीं होता है, वो टेंटेटिव होता है। उसमें बढ़त की उम्मीद बड़ी रहती है, ज्यादातर तो बढ़ता ही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 5वें चरण का जो मतदान है वो 2019 के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा।
जी, चरण का जो लेकिन मतदान हुआ था, जिस तरह से पिंटू जी अगर गौर से देखें, पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रह रहा है। सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है। इसको किस तरह से देखें? साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ परिवर्तन है, क्योंकि 2014 में हमने देखा, 2019 में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई, और जो मोदी लहर की बात करते हैं उसका नतीजा भी हमें परिणामों के दौरान दिखा। अब की बार वोटर्स का अगर साइड देखें तो ना ही ऐसा लग रहा है कि पक्ष की तरफ है, ना ही लग रहा है विपक्ष की तरफ है, क्योंकि बम्पर वोटिंग नहीं हो रही, जो कि लोकतंत्र के लिए भी देखें तो अच्छी बात नहीं है एक तरह से। बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि मतदान प्रतिशत कम रहे। इसमें आ जाते हैं विपक्ष जो है वो इसको अपनी तरफ बुला रहा है, सत्ताधारी पार्टी अपनी तरफ बुला रही है। विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता से लोग उठ चुके हैं, इस वजह से उनका जो वोटर है वो वोट करने नहीं जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का ये मानना है कि वो जानते हैं विपक्ष के वोटर जो है कि हम 400 पार कर जाएंगे, इसलिए वो वोट देने नहीं जा रहे हैं। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड देखा गया है वो बहुत अच्छा ट्रेंड है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिचायक है। ये दिखता है कि महिलाएं जो है हमारी वो जागरूक हो रही है और वो वोट कर रही है। दूसरे चरण के जो चुनाव 26 अप्रैल को, उसको लेकर जरूर कुछ चीजें सामने आई हैं, क्योंकि वो चुनाव शुक्रवार को था, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में था, तो अक्सर एक लॉन्ग वीकेंड पे लोग निकल जाते हैं। साथ ही जिस तरीके से गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर की सीट पे चुनाव हुआ था, तो उस दिन दिल्ली में अवकाश नहीं था, छुट्टी नहीं की गई थी। तो इस क्षेत्र के अक्सर लोग नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो वो भी ट्रेंड हुआ था, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कुछ कम हुआ था। लेकिन उम्मीद इस बार यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से चौथे चरण में 2019 के मुकाबले मतदान बेटर हुआ है, वैसे ही 5वां चरण भी ज्यादा बेटर होगा। इलेक्शन कमीशन, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। गर्मियों यानी धीरे धीरे माहौल बन रहा है और रफ्तार भी आ रही है। तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से पिंटू जी ने भी कहा कि वोटर्स को देखकर मतदान प्रतिशत में लग नहीं रहा है कि परिवर्तन की लहर है, क्योंकि अगर परिवर्तन की लहर है तो आखिर मतदान प्रतिशत ज्यादा क्यों नहीं है? उदासीनता क्यों वोटर्स में? अच्छी बात अगर आप डिबेट में सुनना चाहती हैं तो सच्ची बात यह है कि आपको याद होगा कि बिहार में एक लोकसभा है, नाम उसका भूल रहा हूं मैं, जिसमें लोकसभा का परिणाम आया था ओनली 7 वोट। तो जब वोट का परिणाम में जब अंतर होता है बहुत वोटों का, 3 लाख 4 लाख ऐसे वोटों का परिणाम आता है, तब अनुमान लग जाता है। नहीं तो अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित अनुमान में फेल कर जाते हैं। इस बार सच्चाई यह है कि जो पिछली बार 14 और 19 में क्लीन स्वीप मिला था, वो स्थिति नहीं है। नेक टू नेक फाइट हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं नेक टू नेक है, फाइट है, लेकिन इतना बहुमत ना भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा ना आपको मिल पाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी नहीं जीत रही, हम भी नहीं जीत रहे। तो चमकाने वाला होगा, रिजल्ट जो होगा वो चमकाने वाला होगा कहीं। और ये जो आप दावा कर रहे हैं, ये किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर? सुनिए ना मैं बता रहा हूँ। पलामू का वोटिंग हुआ है, लोहरदगा का वोटिंग हुआ जी, ऊटी का हुआ और चाईबासा का हुआ। ये अगर कोई राजनीतिक पार्टी और मीडिया, अभी तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई अनुमान लगा सकता है, अनुमान लगा के बताए, मुंह से बोल देना कि चारों सीट हम जीत रहे हैं, ये बेकार है। टफ फाइट हुआ है, कौन जीतेगा ये 4 दिन को पता चलेगा। वही स्थिति पूरे देश में है। जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस बार विचित्र है। अच्छा तिवारी जी मुद्दे क्या है? तिवारी जी, कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? एक बार मुद्दे बता दीजिए। देखिए, 5 न्याय 25 गारंटी आप सुने नहीं है? कांग्रेस के मुद्दे आप सुने नहीं है? नहीं, मैंने सुना, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक बार मुद्दे बता दीजिए कांग्रेस के, किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? हम महिलाओं को गारंटी देते हैं, हम किसानों को गारंटी देते हैं, हम बेरोजगारों को गारंटी दिए। अच्छा, भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है तिवारी जी? भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये जननी है, वो मुद्दा कैसे होगा? तो हमारा मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुद्दा आप तुरंत उठाएंगी, बात हम समझ रहे हैं।
आपका इशारा तुरंत आलमगीर आलम की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, आलमगीर आलम के तरफ नहीं, मैं समझ रहा हूँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके युवराज से लेकर आपके बात करना हो तो आप करिए, इनको रोकिए। देश नहीं वो बोलना चाह रहे हैं तिवारी जी, जैसे आपने अपनी बात रखी, अमित जी अपनी बात रख रहे हैं। हमसे भ्रष्टाचार की जब आप बात करेंगे तो ये देखिए अलायंस के जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तिवारी जी आप रुक जाइए एक बार, अमित जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए। देखिए रिया जी, जब भी पूरे देश में भ्रष्टाचार की बात होगी तब भी इंडी गठबंधन के जो जितने भी दल के तमाम दल के लोग होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जितने भी भ्रष्टाचारी दल हो, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार की अगर जननी कोई है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह कांग्रेस के साथ जितने भी भ्रष्टाचारी दल और जिन भ्रष्टाचारी नेताओं को जो बीजेपी अपने साथ शामिल कर लेती है, उस पर क्या कहिएगा अमित जी? हरिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मैं उससे ही बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तो अब ये तय हो जाता है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि एक भ्रष्टाचारी हमारे दल में अगर आ रहा है तो वो ये सोच कर आ रहा है कि वहां मैं जा रहा हूं तो वहां मैं अब भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। मतलब अमित जी, जो विपक्ष जो आरोप लगाता था कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाते हैं अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हट जाएगा, आपने वो बात सिद्ध कर दी यहाँ पर, तो आपने वही बोल दिया, वही दोहरा दिया आपने। जी, ये तो कोर्ट का निर्णय होता है, कोर्ट तय करेगा कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता, अगर कोर्ट ने किसी को अगर भ्रष्टाचारी मान लिया है और वो अगर सजा हकता है तो हमारे पार्टी में नहीं आता है, वो तभी हमारे पार्टी में आता है। कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, कोर्ट केस तो चल रहा है, पार्टी में तो आप लोग पहले ले लेते हैं ना। अजित पवार को लिया आपने या नहीं लिया? और आप ही के जो नेता थे, आप ही के नेता एक वक्त पर उन पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, और सिर्फ वही नहीं। रिया जी, आप ही की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो गीता कोड़ा, उनके पति मधु कोड़ा, ये तो तय हो जाता है ना। गीता कोड़ा, उनके पति मधु कोड़ा लोग आए हैं और जो लोग आए हैं वो तय है कि वो बोलना दीजिए, हमारे दल के तो। ठीक है अमित जी, शायद तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पूरी करिए बात, रखिए। सुनिए, दोनों बात ये कहते हैं कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप कोर्ट सिद्ध नहीं करता तब आलमगीर आलम की बात क्यों उठाते हैं? ये न्याय जो करते हैं प्रधानमंत्री नहीं, आलमगीर आलम की बात अमित जी नहीं उठा रहे, अभी वो रिमांड पर हैं, अभी वो रिमांड पर है। इनको रोकिए। मैं कहता हूँ जहांगीर आलम को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ से नहीं मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में नहीं मिला है, गवर्नमेंट में नहीं है, वो कांग्रेस और झाबुमो के स्टेट में मिला है और कांग्रेस के बड़े मंत्री के यहाँ से मिला है। वो नोट का पहाड़ किसका है, किस लिए लाया गया था? अगर नोट का पहाड़ मिल रहा है उसके बावजूद भी अगर आप राष्ट्रीय एजेंसी जी बिल्कुल, मैं सवाल लूंगी इस पर अमित जी, यही मेरा सवाल भी था जी। एक बार तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तिवारी जी का अभी संपर्क टूट चुका है हमारे साथ, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तब तक पिंटू जी का रुख करूंगी। पिंटू जी, जिस तरह से तिवारी जी भी बोल रहे थे, जुड़ चुके हैं क्या तिवारी जी हमारे साथ? ठीक है पिंटू जी, जिस तरह से झारखंड के कैबिनेट मंत्री के घर में नोटों का, उनके माफी चाहूंगी, उनके निजी सचिव के स्टाफ के घर में नोटों के बंडल्स मिलना, 35 करोड़ रुपए, और कांग्रेस कहती है, दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये 3 मुद्दे इन पर लड़ रहे हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे? देखिए, जब पहली बार हिंदुस्तान में चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, ये तीनों मुद्दे चुनाव में रहे और जब तक हिंदुस्तान में चुनाव होंगे तब तक ये मुद्दे इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। ये निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि इतने पैसे जो मिले हैं वो कैसे मिले। भ्रष्टाचार का उतक है ये पैसा, और जैसे बातें सामने आई हैं कि टेंडरों में कुछ परसेंटेज होती थी, इसके अलावा बाकी चीजों में ट्रांसफर पोस्टिंग की भी चर्चा है कि उसमें भी पैसे लिए जाते थे। तो निश्चित रूप से इससे परेशानी किसको है, इसका खामियाजा किसको, जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर आप सड़क बना रहे हैं, उसमें ठेकेदार से आप कमीशन ले रहे हैं तो वो अपने जेब से तो देगा नहीं या अपने अकाउंट से तो आपको चेक देगा नहीं, वो सड़क के जो मापदंड है, जिस तरीके के वहां पर माल डालना चाहिए वो नहीं डालेगा, उसको नुकसान करेगा। ये चीजें चुनाव पे असर डालती हैं और बिल्कुल डालती हैं। सुखराम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके घर रेड पड़ी थी तो उन्होंने बोरियों में भरे हुए पैसे बाहर फेंक दिए थे, उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं जीते। तो
जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आता है, जो दागी होता है पार्टी, हालांकि उससे अपना बचाव करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये उसका निजी मामला है, लेकिन झांसी में जिस तरीके से आलमगीर आलम के यहाँ पैसे मिले, इसके अलावा मोदी जी इस चीज को लेके बहुत अग्रेसिव रहते हैं। वो कहते हैं कि नोट गिनने वाली मशीन जो है वो थक जाती है और पैसे जो है वो खत्म नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये देखने वाली है और जनता निश्चित रूप से और बिल्कुल इस मुद्दे को आलमगीर आलम के जो मुद्दा है इसको पीएम मोदी ने अच्छे से बुनाया। अभी झारखंड में चुनावी रैली की, वहां भी बुनाया, और बाकी किसी अन्य राज्य में की, वहां भी इसे बुनाने की कोशिश की। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एग्रेसिव रहती है और खासतौर से वहाँ बहुत एग्रेसिव होती है, जहाँ वो विपक्ष में है। इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए। 2014 से पहले हमने देखा था कि अगर सिलेंडर पर ये पेट्रोल के 10 पैसे बढ़ जाते थे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर आ जाते थे। आज वो नगण्य है। आज हमें कोई कांग्रेस हमें ये गिना नहीं सकती, समाजवादी पार्टी ये गिना नहीं सकती, बसपा ये गिना नहीं सकती कि उन्होंने कितने प्रदर्शन सड़क पर आके किए हैं। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है जब जनता को ये लग रहा है कि हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये उदासीनता, जो वोट वाली जो उदासीनता, जो मतदान कम की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष का उदासीन होना, सड़कों पे ना आना, ये इस चीज पे प्रभाव डालता है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है, उसे बस मौका चाहिए होता है, उसके बाद वो सामने वाले को बख्शती नहीं। यानी ना ही जो मुद्दे अब की बार इस चुनाव में है, जो मुद्दे तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच लेकर गए, ना उन मुद्दों का प्रभाव पड़ता हुआ उतना दिख रहा है, और ना ही जो राजनेता है, जो उम्मीदवार है, वो जनता को घरों से बाहर खींच पा रहे हैं। अमित जी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है, लेकिन एक बात सुन लीजिए जी। सिर्फ अगर बौद्धिक सुनवाने के लिए बैठाइएगा तो हम बौद्धिक नहीं सुनेंगे। नहीं, अभी तक तिवारी जी आपका फोन, तिवारी जी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपके पास ही आ रही थी। सवाल ले लेते हैं सर। तिवारी जी, जिस तरह से पिंटू जी ने भी कहा और अमित जी ने भी कहा साफ तौर पर, और जनता भी ये सवाल पूछेगी, आपने सुन लिया तिवारी जी, जनता भी ये सवाल पूछेगी ना कि एक तरफ भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई पर कांग्रेस लड़ रही है जोर शोर से, और सिर्फ अभी नहीं, 2019 में भी आप लोगों के मुद्दे यही थे, 2024 में भी यही है, लेकिन फिर आप ही के एक नेता, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के स्टाफ के घर से 35 करोड़ रुपए मिलना ईडी की रेड में क्या दर्शाता है? फिर जनता कैसे विश्वास करे ना, सवाल यही, विश्वास कैसे करे? आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले मैं निवेदन करता हूं कि आप यदि बैठा करके और बौद्धिक सुनवाइएगा तो हम बौद्धिक में हम टोका टोकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो समय आवंटित करती हैं उस समय में दूसरे का टोका टोकी आप नहीं है। नहीं, अब कोई नहीं टोकेगा सर, तिवारी जी आपको अब कोई नहीं टोकेगा, आप पूरी करिए अपनी बात। सुनिए, दो बात है। अभी आनंद अमित जी कह रहे थे कि जिस पर आरोप सिद्ध नहीं होता, कोर्ट जब तक नहीं करता है तब तक वो आरोपी नहीं है, और इनके यहाँ वाशिंग मशीन में अगर इस बीच में वो चला जाता है तो उसको ये गंगाजल से धो देंगे और वो साफ हो जाएगा। तो हमको ये बताइए कि क्या आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ निकला है? हाँ ना में उत्तर दीजिए। आलमगीर आलम के घर से नहीं निकला, वो जहांगीर आलम के घर से निकला है। वो कौन थे? तो जहांगीर आलम कहां से डकैती की आई? जहांगीर आलम हो जाएगा कोर्ट में तो आलमगीर आलम को चढ़ा दीजिए। नहीं, एक सेकंड आलमगीर, एक सेकंड तिवारी जी, मैं पूछने सवाल, अगर आलमगीर आलम के घर से नहीं निकला पैसा, मैं पता है हर सबको वो कि उनके जो निजी सचिव है उनके स्टाफ के घर से निकला है, लेकिन अभी तो वो गिरफ्तार उनको किया गया ना, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है ना। हम ही कह रहे हैं कि जहां जहां, ये बताइए आप, हमारा एक सवाल का उत्तर आप दीजिए और ये तो इनसे पूछ लीजिएगा। हमको ये बताइए कि जो छापा पड़ रहा है वो सिर्फ एक दल के, एक धारा के नेताओं पर पड़ रहा है। देश में कहीं भी कोई छापा बीजेपी के नेताओं के घर पर नहीं पड़ा। तो दो बात है इसमें, या तो बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं, या
बीजेपी के नेताओं के यहाँ छापा नहीं डालने का आदेश निर्देश है। दो में एक बात जरूर है। बताइए अमित जी, अब जवाब दीजिए आप इस बात का। देखिए रिया जी, मैं पहले इनके प्रश्न का पहले एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि वो जो 32.5 करोड़ रुपए वो मिले वो आलमगीर आलम जी के नहीं है। तो रिया जी इससे ये पूछिए, कोर्ट ने रिमांड पर लिया, यदि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो कोर्ट तो ये पूछती ना कि साहब आपके यहाँ से पैसे नहीं मिले, आप इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो संजीव लाल कौन था? संजीव लाल आलमगीर आलम जी का आपस सचिव था। और जहांगीर कौन था? वो उनका नौकर था, वो उनका स्टाफ। तो कोर्ट को ईडी ने बताया होगा, या जिसकी गिरफ्तारी हुई, पहले गिरफ्तारी किसकी हुई? संजीव लाल जी की हुई, गिरफ्तारी जहांगीर की हुई। तो निश्चित तौर पे जहांगीर और संजीव लाल ने बताया होगा ना कि साहब ये किसके पैसे हैं। कोई भी कोर्ट या कोई भी देश में ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी को भी कह देता है कोई गिरफ्तार कर ले, पुलिस या कोई एजेंसी गिरफ्तार कर ले और सीधे जेल भेज दे। सारी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल सबूत ना हो तो ऐसे तो अभी तक हेमंत सोरेन बाहर निकल चुके होते। निश्चित तौर पे आज जो जिस तरीके से आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल जी जो गिरफ्तार हुए हैं, आज वो घूम के देश में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता जान रही है 2 तारीख को फिर उनको जेल जाना है। न्यायालय ही है जो उनको चुनाव प्रचार के लिए। नहीं ठीक है, ये सब बात आपकी ठीक है, लेकिन तिवारी जी ने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि या तो 2 ही चीजें हो सकती है कि ये जो रेड पड़ रही है सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर की, और सवाल ये बनता भी है अमित जी कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर रेड क्यों, और सवाल ये भी, इससे 2 ही चीजें हो सकती है, या तो बीजेपी के सारे नेता जो है दूध के धुले हैं, इतनी अच्छी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, पीएम मोदी के नेतृत्व में सारे जो नेता है दूध के धुल गए, और दूसरा जी आप जवाब दीजिए। जी रिया जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस लेकर, चाहे वो हमारे दल का हो चाहे किसी दल का हो, हम उसको माफ नहीं करेंगे। झारखंड में जब छापे पड़ रहे थे तो तिवारी जी से पूछिए कि एक केजरीवाल है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का पहले पदाधिकारी भी था, जिसके यहाँ रेड पड़ी और उसके वहां भी छापे पड़े, उसके यहाँ भी पैसे मिले। तो इवन की साहेबगंज में जब छापे पड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व प्रत्याशी था, उसके यहाँ भी छापे पड़े, उसके यहाँ भी जब पैसे तो पार्टी ने कार्रवाई की। इसी तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद होता था जिसके यहाँ छापे पड़े और ईडी ने छापे मारे, पार्टी ने कार्रवाई दी उसके खिलाफ की। तो देश में तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके लिए पार्टी 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, चाहे वो किसी भी दल का हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो भ्रष्टाचारी है तो सारी एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी दल का हो। एक सेकंड, पिंटू जी के पास में जाना चाहूंगी। पिंटू जी, जिस तरह से बीजेपी ने कई सारी, मतलब जो 400 पार का जो नारा दिया उसको पूरा करने के लिए कई सारे छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, चाहे फिर वो अजित पवार हो या कोई भी हो, कई सारे लोगों से गठबंधन किया, और जिस तरह से अब विपक्ष आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे कि कई सारे ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जिन्हें आपने अपने साथ करा। झारखंड की बात करूं तो एक टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, फिर उन्हीं की पत्नी गीता कोड़ा को उन्होंने अपने साथ कर लिया। तो आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है वो इससे कम होती है? पिंटू जी, मजबूरी होती है, सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है किसी भी दल के लिए। इस वजह से किसी एक दल पे आरोप लगाना या एक दल पे इस तरह की बात कहना तो तकरीबन नामुमकिन है। सभी दल जहाँ जिसको सहूलियत होती है, हिंदुस्तान में जो राजनीति होती है वो सहूलियत के हिसाब से होती है। जो दल को अच्छा लगता है वो करता है, क्या उसके लिए वो दूसरे दल पर उसी तरह का आरोप लगाए। निश्चित रूप से कई लोग ऐसे हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं या जिनके साथ गठबंधन है भारतीय रूप से, उन पर बड़े आरोप है। जिस तरीके से अजित पवार का नाम लिया, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते थे इन द जेल, और भी कई फहरिस्त बड़ी लंबी है इस तरह की जिनको नहीं टाला जा सकता इस बात को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा पे भी काफी आरोप जुड़े हैं। तो हिंदुस्तान में सहूलियत की राजनीति है। सत्ता के लिए कोई भी दल, कोई भी नेता किसी भी से गठबंधन या दोस्ती ये अक्सर हमने देखी है। सहूलियत के हिसाब से जिसको जहां अपना ठीक लगता है वोट का हिसाब से वोट किससे नहीं मिल सकते। अशोक चौहान इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से भेजा है, उनसे भी आरोप लगाए गए थे आदर्श घोटाले के। उसी और सिर्फ इतना ही नहीं पिंटू जी, जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना का पूरा मामला सामने आया, क्या भारतीय जनता अमित जी आपसे है मेरा सवाल ये, क्या बीजेपी ने बीजेडी से जो है गठबंधन तोड़ा?
जेडीएस से, माफी चाहूंगी। काम कर रही रमन्ना के खिलाफ जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और निश्चित तौर पर पार्टी उसमें विचार कर रही है और ऐसे दलों के साथ नहीं, लेकिन आपने जेडीएस से गठबंधन तो नहीं तोड़ा ना, इतना बड़ा मामला होने के बाद भी। रिया जी, वही मैं कह रहा हूं, अभी चुनाव लगातार चल रहे हैं, चुनाव खत्म होगा, पार्टी इस पर निर्णय करेगी। और जिस तरीके से रमन्ना जी की गिरफ्तारी हुई है और जो वहां पे स्टेट पुलिस काम करी, जो भी एजेंसियां काम कर रही है, तो अगर वो दोषी है तो निश्चित तौर पर पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा है, और वहां पे चूंकि चुनाव खत्म होगा और देश में और भी जगह चुनाव चल रहे हैं और साथ में लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता ना अमित जी, आप ये तो मानते होंगे कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी इसकी वजह से थोड़ी तो कम होती है, जनता जो विश्वास करे और फिर ऐसे मामले सामने आए। देखिए, पिंटू जी जो कह रहे थे, निश्चित तौर पे पिंटू जी 140 करोड़ की देश की आबादी है और तमाम दल है, और यहाँ पे जिस तरीके से जाति समीकरण और जाति आधार पर चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से 2024 का चुनाव कांग्रेस जिस तरीके से ठीक है, तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार तिवारी जी बात पूरी कर लें। बोलिए तिवारी जी। देखिए मैडम, आप पूरा रिप्ले करके बताइए कि कितना समय हमको दे रहे हैं आप बोलने के लिए। आप मैं बार बार नहीं, सबको इक्वली मिला। तिवारी जी जल्दी से बात पूरी कर दीजिए एक बार। आप बुलवाइए उन्हीं से, सुनवाइए। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दें, ठीक है तिवारी जी, आप अगर बात पूरी करना चाहते हैं पूरी कर लीजिए एक बार बात पूरी करेंगे हम, एक आधा मिनट में नहीं बोलेंगे। ठीक है। अनंत, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एलन तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पिंटू तोमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो महा कवरेज इंडिया वॉइस पर लगातार जारी है। निवेदन करती हूं कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें यही होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है, अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए, ये सबसे जरूरी है। 5वें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है, वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, नौकरी के एजेंडे से वो विचलित नहीं होंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी, रेलवे की पुरानी भर्तियां होंगी। लोग थाली को देख करके वोट दे रहे हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, और खास करके दलित बहुजन समाज में संविधान को लेकर के बड़ी चिंता है। इसको बचाने का भी चुनाव है। तो ये मुद्दा है, और ये जो हमारे देश को एक आकार देता है, सरोकारों को एक आकार देता है, अधिकार को, उसकी बात हो रही है, चाहे रायबरेली अमेठी हो या सारण हाजीपुर हो। अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज जो है वो लोगों की आवाज है, और आवाज बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। नहीं, इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा कांग्रेस पार्टी रहती है, इसीलिए ये हालात हैं जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं सूबे में, देश में। बहुत अच्छी फाइट है रायबरेली सीट पर और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा।
I think it's all a part of elections, yeah. And जो आप बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ 6 तारीख से हैं और सोनिया जी ने भी, अदरवाइज तो ये लोग कभी आते ही नहीं हैं। तो चुनाव है तो बेशक आए हुए हैं जितने भी दिनों से, जो भी आप कह रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बस उनके लिए सॉर्ट ऑफ चुनावी प्रक्रिया है कि हाँ आना है, जाना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स दैट। सोचा है, सही आदमी को वोट दिया है और उम्मीद रखते हैं कि जितने भी साल अपने बचे हैं सुख शांति से गुजरे। बस वही हम यही चाहते हैं कि हमको देख के सारे एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड कि आके वोट करें। और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। बार यहाँ पे वोट डाला जलगांव के बाद, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील होगी लोगों से? नहीं, मेरी लोगों की यही अपील होगी कि वोट करना ये संविधान ने हमें एक हक दिया है और मुझे खुशी इस बात की है आज इस दिन 2 दिन छुट्टी होने के बावजूद लोगों की काफी मात्रा में भीड़ है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार और हक के बारे में जागरूक है। हमारा भारत पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इसकी पहचान है जी। और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मैं 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत का मान सम्मान दुनिया में और तेजी से बढ़े, भारत दुनिया का सिरमौर बने, हम सब अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करके लोकतंत्र के महायज्ञ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान करें और बड़ी संख्या में मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है, बचपन से जब मैं राजनीति का र भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। हिंदी में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। मैं भी अभी मतदान करने के लिए ही निकला हूं और 5वें चरण का मतदान है, 4 चरण का मतदान हो चुका है और आगे भी जो 3 चरण के मतदान होने हैं आज को लेकर 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। बिहार में तो 1 सीट उनको मिल ही नहीं रहा है एनडीए गठबंधन वाले को, और 300 सीट की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो 1 भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। मैं मतदाताओं से आह्वान करूंगा, ये लोकशाही का महोत्सव है। 5 साल में एक बार हम सबको उसमें सहभागिता देने का मौका मिलता है। हम सब लोग बढ़ चढ़कर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो। व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत पुख्ता की है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, मतदाताओं को सहयोग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत उस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दे और मुंबई वासी बढ़ चढ़कर वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। विकसित भारत और विकसित अयोध्या के लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश में, पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं।